चलिए तो हम शुरुआत करते हैं बिहार स्पेशल का वन शॉट वीडियो। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, तो हम थोड़े से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, सिर्फ उसी पे बात करेंगे। बाकी चीज़ें आप अपने बुक में जब आप परचेज़ कीजिएगा आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 है बिहार सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें। बेसिकली हम बात करेंगे हमारा जो आज का बिहार का नाम बिहार है, वो बिहार वर्ड जो यूज़ किया गया था वो सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा यूज़ किया गया था। और इससे पहले बिहार बिहार नहीं था, विहार था। और विहार का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, उनके जो निवास स्थल होते हैं, उसी को हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। आगे अगर देखिएगा तो ये हमारा बिहार का मैप है, आप देख सकते हैं। आगे हम इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखिए बिहार का जो ये आप ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो ये उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड है। उसी तरीके से ये पूर्वी देशांतर है, तो ये खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आपको याद भी नहीं रहेगा, तो मेनली याद रखिएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये तो डायरेक्शन होता ही है मैप के हिसाब से। सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ से लेकर साउथ के डायरेक्शन में कभी में जो बिहार का जो डिस्टेंस है बीच का वो कितना है, तो 345 है। वही वेस्ट से लेके ईस्ट की बात करें या ईस्ट से लेके वेस्ट की बात करें तो ये तो 483 है। इसी बस बात का ध्यान रखना है, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 345 है और ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो आपका है 483। ठीक है, आगे यहाँ पे हम बिहार के प्रमंडल की बात करेंगे जो कि कुछ और हमारा राज्य का जो आकृति है आप देख सकते हैं ये कैसा है, आयताकार, लगभग आयताकार है। ये भी ध्यान रखिएगा बिहार का जो मैप है वो कैसा है, तो आयताकार है। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार जो है भारत यानी इंडियन मैप में किस जगह लोकेट करता है, तो ये पूर्वी भाग में स्थित होता है। आगे यहाँ पे बिहार के प्रमंडल और ज़िले दिए गए हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए और ख़ास करके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो देखिए बिहार के प्रमंडल है और क्या है, ज़िले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरभंगा प्रमंडल है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, एक मधुबनी है, फिर दरभंगा है और क्या है, समस्तीपुर है, जिसमें कि दरभंगा आपका प्रमंडल है। उसी तरीके से कोसी कमिश्नरी यानी प्रमंडल कमिश्नरी, डेट मीन्स कोसी की बात करें तो कोसी में आपके 3 हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। फिर अगर हम पूर्णिया की बात करेंगे तो पूर्णिया में आप देखिए ये जो सेम कलर का है वो पूर्णिया कमिश्नरी यानी पूर्णिया प्रमंडल में आपके 4 है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और क्या है, कटिहार है। फिर भागलपुर में आप देख सकते हैं, भागलपुर में 2 है, भागलपुर और बांका। उसी तरीके से मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी में आते हैं, तो मुंगेर में मुंगेर है, जमुई है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है और शेखपुरा आते हैं। फिर मगध जो कि गया जी के नाम से भी जाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे गया जी है, ठीक है। फिर नवादा है, फिर जहानाबाद है, फिर अरवल है और क्या है, औरंगाबाद। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। पटना में 6 है, सारण में 3 है, ठीक है। और अगर बात करें तिरहुत में जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये सब आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप सारण में 3 देख सकते हैं, सिवान, सारण और वैशाली। तो ये फैक्ट्स को आपको याद रखनी चाहिए। आगे यहाँ पे सारा समराइज़ कर दिया गया है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट वाले जो कमिश्नरी है वो है आपका कौन कौन, तो तिरहुत है और पटना है और क्या है, मुंगेर है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किए गए हैं और इन सारों को जोड़िएगा तो आपका 38 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि कुल मिला के कितने प्रमंडल है ये याद रखिएगा। तो ये प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल है, कमिश्नरी है, और उसमें टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 38 है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे बिहार के गठन और पुनर्गठन की बात करें तो सबसे पहले बिहार जो है कंबाइंड रूप से बंगाल के साथ था। जो बिहार था वो बिहार पहले, अगर हम बात करें 1905 के पहले, अगर आप इस पश्चिम बंगाल को देखते हैं यानी पश्चिम बंगाल के विभाजन के पूर्व हमारा जो बिहार था वो कंबाइंड रूप से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार, ये सब एक ही प्रांत में थे 1905 से पहले। लेकिन बंगाल विभाजन जो होता है उसके बाद हमारे यहाँ बंगाल अलग हो जाता है और फिर बचता है बिहार में बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये 3 प्रांत जो थे कंबाइंड रूप से थे। फिर फाइनली क्या होता है कि आपका 1 अप्रैल 1912 को हमारा बिहार क्या होता है, अलग होता है। उस बिहार में झारखंड भी कंसिडर था। कुल मिला के सबसे पहले यहाँ पे जो है
ओडिशा हटता है और ओडिशा जो है बिहार से अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को, और बाद में फाइनली 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। और जो अभी मॉडर्न टाइम में जो हमारा बिहार है वो जो है उसका गठन जो की बात की तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, और इसकी घोषणा दिल्ली सल्तनत काल में 12 दिसंबर 1911 में घोषणा की गई थी और 22 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल कि बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 का ये है, जिसमें कि बिहार और झारखंड कंसिडर किए थे। बाद में ये जो है बिहार से झारखंड अलग हो जाते हैं 15 नवंबर 2000 को। और अभी झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं और उस समय जो है 37 ज़िले थे बिहार में। बाद में एक नया ज़िला कंसिडर किया गया था अरवल, जो इसमें 38 ज़िले हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्स पॉइंट दिए गए हैं क्रमबद्ध तरीके से कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सबसे पहले बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी, और उसके बाद अलग से मैंने पृथक बिहार राज्य अलग से बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। और 22 मार्च को 1912 को बिहार, इसमें झारखंड और उड़ीसा साथ में था, राज्य गठन की अधिसूचना दी गई थी। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से सबसे पहले उड़ीसा अलग हुआ और बाद में फाइनली आपका झारखंड अलग हो गया। अब ये फैक्ट्स क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रहे वो मनाया जाता है 22 मार्च को। 1 अप्रैल को अलग बात है हुआ था, लेकिन याद रखिएगा बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर है हमारे बिहार का क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या की बात करें 2011 के सेंसस यानी जनगणना के हिसाब से तो ये 10,40,99,452 के आसपास था। वही अगर बात करेंगे कुल जनसंख्या 2022-23 के जातिगत जनगणना के आधार पे तो ये 13 करोड़ के समथिंग हो जाता है, यानी कि इन दिनों यानी 11 से अभी 22 तक के जनगणना में लगभग 3 करोड़ की वृद्धि हुई है। वही हमने पहले भी बात कर लिया था कि बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 है, वही पूरब से पश्चिम की बात करें तो 400 क्या है भाई, 400 आपका 83 है। तो आगे हम बात करते हैं समुद्र तल से जो सी लेवल से जो आपके बिहार का हाइट है वो है 53 मीटर, या फीट की दृष्टि से देखें तो 173 फीट है। औसत वर्षा यहाँ पे 112 सेंटीमीटर होती है। वही किशनगंज में लगभग 200 होती है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जहानाबाद तरफ थोड़ा सा कम होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86 क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट आप देख सकते हैं कलर में, कलरफुल तरीके से, वो ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसी को मैंने हाईलाइट किया है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हमारा बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार जो है भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा है, पहले नंबर पे मुंबई है। वही प्रशासनिक विभाजन की दृष्टि से देखें तो प्रमंडल कमिश्नरी की संख्या 9 है, जिला 38 है और अनुमंडल 101 है। ये सभी फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखनी चाहिए। और प्रखंड सह अंचल जो है 500, ब्लॉक की बात करें तो 534 है, पंचायत की बात करें तो 8053 है। याद रखिएगा 8053 आपके क्या है, पंचायत है। अभी नगर निगम की जो संख्या है वो 18 थी, लेकिन अभी हाल ही में सहरसा को एक नया नगर निगम बनाया गया जिसके कारण नगर निगम की संख्या 19 हो गई। और नगर परिषद की संख्या बात करें तो 88 है, यानी 88 है। और नगर पंचायत की संख्या की बात करें तो 154 है। वही पुलिस जिला की बात करें तो पुलिस जिला 44 है, जिसमें कि आपके पता है कि 38 तो जिले में होगा ही जी पुलिस जिला, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा जिला भी एक्स्ट्रा पुलिस जिला भी है जिसमें बगहा है, नवगछिया है। देखिए 38 जिला में तो पुलिस थाना होगा ही, साथ साथ में बगहा और नवगछिया 2 हो गए। और इसके बाद बिहार में 4 रेल पुलिस जिला भी है, जैसे जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। तो कुल मिला के अतिरिक्त कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल पुलिस जिला कितना हो गया, तो 44 हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, बिहार की विधायिका लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो बिहार का विधानमंडल की बात करते हैं, द्विसदनीय है, यानी यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से यहाँ पे 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है बिहार में। वही बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या वीपी की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार से 40 है, सर्वाधिक यूपी से होते हैं। और राज्यसभा की सीटों की संख्या ओनली 16 है। और वही अगर हम बात करेंगे विधानसभा में
सीटों की संख्या में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो टोटल 40 सीटों पर रिजर्वेशन है, जिसमें कि 38 सीट एससी का है और 2 सीट एसटी का है। एसटी का सीट कम इसीलिए है क्योंकि बिहार में शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी संख्या काफ़ी कम है, जिसमें कि शेड्यूल ट्राइब यानी जो आपका अनुसूचित जनजाति है वो 2 ही है, एक कोटरिया है, एक मनिहारी है, एसटी। और उसके बाद हम देखें तो अगर हम इसके बाद देखें कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जिसमें कि गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और क्या है, सासाराम है। आगे हम बात करेंगे बिहार राज्य की चौहद्दी के बारे में कि ये किन किन जिलों से किस तरह से सटे हुए हैं। तो आप यहाँ पे बिहार का मैप देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से बिहार राज्य की सीमा किस राज्य से या किस देश से नहीं लगती है, तो वहाँ क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नेपाल देखते हैं। नेपाल से बिहार के 7 जिला लगते हैं, 7 जिला के बाउंड्रीज लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल के बाउंड्री से सटे हुए हैं। वही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तरफ, तो पश्चिम बंगाल की तरफ आपके 3 लगे हुए हैं, किशनगंज है, पूर्णिया है और क्या है, कटिहार है। और अगर हम बात करेंगे झारखंड की तरफ, तो झारखंड की तरफ आपका जो है, झारखंड के जो तरफ है वहाँ पे कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ध्यान रहे ये कैमूर झारखंड से लगा हुआ नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा होगा लेकिन ये लगा हुआ नहीं है। वही रोहतास की बात करें तो रोहतास यूपी से भी लगा हुआ है और साथ साथ में झारखंड से भी लगा हुआ इसका बाउंड्रीज है। वही उत्तर प्रदेश से 8 जिला कॉन्टैक्ट में है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान, गोपालगंज और आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इस तरह से नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहा है, पश्चिम बंगाल से 3 और झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से आपके कितने हैं, 8। टोटल कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल जिला आपका 38 है, जिसमें राज्य से या किसी विदेश से लगे जिलों की संख्या की बात करें तो 22 है और राज्य से नहीं लगे जिले जो बीच में है उसमें संख्या 16 है। आगे हम बात करेंगे कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है, जिसमें कि 2 स्वास्तिक का यहाँ पे साइन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो हमारा पीपल है, ये धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लिया गया है। राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, 2013 में इसे घोषित किया गया था राजकीय पुष्प। राजकीय पशु की बात करें तो बेल है और इससे पहले 2013 से पहले जो है वृक्ष था। और राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया था और पहले फाख्ता था। और अगर हम बात करेंगे मछली की तो हमारा जो 2008 में घोषित मछली है मांगुर मछली। और राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम की भी बहुलता है। आगे बात करें भारत के राजकीय गीत की, तो गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत नमन वंदन बिहार। और इसके जो लिरिक्स लिखे हैं, गीतकार है सत्यनारायण लाल और संगीतकार जो है हरि प्रसाद चौरसिया है और शिव कुमार शर्मा। और शिव कुमार शर्मा एक फेमस इंस्ट्रूमेंट वादक है जो कि है आपके शिव कुमार शर्मा, ठीक है। मान्यता इसको दी गई है 2012 में। और बिहार राज्य के प्रार्थना गीत जो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, और इसका गीतकार है MR चिश्ती जी। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे आज बिहार के इतिहास 1 शॉट में, फिर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को देखेंगे। बिहार के इतिहास के बारे में बात करें तो बिहार का इतिहास में कहीं पे भी सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो बिहार में लगभग ना के बराबर था। इसीलिए हम बात करेंगे पाल और वैदिक काल से। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो कह रहा है कुछ पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, दूसरा साहित्यिक लिटरेचर सोर्स है, ठीक है। अगर आप पुरातात्विक सोर्स में देखिएगा आगे आपको पता चलेगा कि मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर में ये सब के कुछ ताम्र यानी तांबे के बर्तन और मृद भांड देखने को मिले। वहीं मौर्यकालीन अभिलेख देखने को मिले लोरैया में, नंदनगढ़ में,
अरेज राज में, रामपुरवा में, वही बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा और पाटलिपुत्र और विक्रमशिला में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिस्ट स्रोत है। वही लिटरेचर की बात करें तो हमारे बौद्ध धर्म के जो फेमस रचनाएं हैं जैसे कि अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, दीर्घ निकाय है, विनय पिटक है, सूत पिटक है, जैन रचनाएं हैं, भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र जैन रचनाएं हैं, रामायण महाभारत में बिहार के बारे में चर्चा की गई है। तो यहीं से बिहार के कुछ सोर्स मिलते हैं इतिहास के। अब हम यहाँ पे पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल का मतलब होता है जिस समय मानव पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए या खेतीबाड़ी करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पूरा पाषाण काल, और एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है आपका नव पाषाण काल, म्यूलिथिक पीरियड। अब यहीं पे बात करेंगे पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में मानव जो थे आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। उस समय वो फूड को स्टोर करते थे, और आखेटक का मतलब होता है वो शिकार करते थे। इसका प्रमाण आपको मुंगेर और नालंदा में बड़े बड़े खुरदर पत्थरों की कुल्हाड़ी और चाकू और खुरपी देखने को मिलते हैं, जहाँ से ये पता चलता है हमारे बिहार में भी पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। फिर मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में आखेटक के साथ मानव खाद्य संग्रह के साथ एक नया चीज अपनाने लगा, जो कि नया पेशा था पशुपालक, यानी वो पशु पालने लगा। पशु पालने में क्रम में सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था, क्योंकि वो काफ़ी वफादार होता था। साथ साथ में जो भी मांस मीट वो खाते थे उसके वो हड्डी को खा पी के इधर उधर साफ कर देते थे। साथ साथ में शिकार करने में भी मानव का कुत्ता मदद करता था। वही दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त होते हैं, जो मध्य पाषाण काल को देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें नव पाषाण काल की तो नव पाषाण काल में अब जो हमारा मानव है वो खाद्य उत्पादक हो जाता है, यानी खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर देता है। और उस खेती बाड़ी करने के कारण एक जगह फसल उगाने के कारण उसे बसना पड़ता है, और वहीं से मानव के बस्तियों की शुरुआत हो जाती है, कबीलाई जीवन का भी शुरुआत हो जाती है। और इसका प्रमाण बिहार में चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि विशाली में है, और मनेर जो कि पटना में है, और सनुआर जो रोहतास से है, वहाँ पर पत्थर एवं हड्डियों के काफ़ी औजार देखने को मिले इतिहासकारों को। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से जो गुफा चित्र मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि नव पाषाण काल के प्रमाण भी बिहार में देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में पत्थर की जगह अब तांबे के हथियारों का प्रयोग होने लगा खेती बाड़ी करने के लिए या पशुओं को शिकार करने के लिए, जिसमें कि चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुआर से ताम्र पाषाण काल के कुछ अवशेष मिलते हैं इस बात का। और उसके बाद कॉपर के बाद जब टीन की खोज हो जाती है तो कॉपर और टीन को मिलाकर मानव ने सबसे पहले कांसा बनाया, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है कांस्य युगीन सभ्यता, और फिर बाद में आती है आयरन एज जो कि वैदिक काल में के दरमियान आती है। अब जो है चूँकि बिहार में किसी तरह की सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी सोर्स नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं वैदिक काल में। वैदिक की बात करें तो वैदिक की काल की जो स्थापना है मेनली कहा जाता है वो आर्यों के द्वारा की गई है, और वैदिक काल को 2 भाग में विभाजित किया गया है, और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें एक पूर्व वैदिक काल होता है और एक उत्तर वैदिक अर्लियर वैदिक पीरियड, और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है, बीसी है, और पूर्व वैदिक 1500 से लेके 1000 है। 1500 से 1000 के बीच का प्रमाण आपको बिहार में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए बिहार के एनिशियंट हिस्ट्री के स्टडी में आप पूर्व वैदिक काल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आप पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। और पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या था तो उत्तर वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण की रचना में मिलती है, जिसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, यानी कि बिहार को विदेह कहा जाता था, और विदेह जो का मतलब होता है तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। वही ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वार्तीय शब्द से संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार का क्या क्या नाम है, तो विदह है, कीकट था और वार्ती है। और कीकट का वराह पुराण में कीकट का मतलब होता है पवित्र प्रदेश,
और यहाँ पे अब जैसे जैसे क्या होता है कि खेती बाड़ी स्टार्ट हो जाता है, लोग एक जगह कबीलाई जीवन अपनाने लगता है, तो फिर अब कबीला से लोग जन से फिर जनपद, इस तरह से जैसे अभी आप लोग गांव समझते हैं, गांव से फिर आप कहते हैं पंचायत, फिर पंचायत से ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, इस तरह से कबीला से पहले जन हुआ, फिर जन से जनपद हो गया और फिर हो गया महाजनपद की शुरुआत। अब फिर राजा बनने लगे, पहले कबीला के जो सरदार थे उसको राजन के नाम से जानते थे और बाद में वही राजन राजा के नाम पे फेमस हो गए। ये यहाँ पे महाजनपद काल की 2 महाजनपद कुल 16 थे और इसकी चर्चा या इसका प्रमाण आपको बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में देखने को मिलता है कि दोनों में कहा गया है कि महाजनपद उस समय 16 थे और उस 16 महाजनपद को आपको याद ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो महाजनपद 3 थे, जो कि मगध था, अंग था और वज्जी संघ था। बाकी 8 जो महाजनपद थे वो यूपी से रिलेटेड थे, जो कि काशी, वाराणसी, कौशल, मल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, सुरसेन, मथुरा और बाकी सब जो है बाकी सब बाहर के थे। अब मतलब यूपी और बिहार के बाहर, जिसमें 5 थे, जो कि अवंती था, उज्जैन, फिर मत्स्य, विराटनगर, राजस्थान की तरफ है ये। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो मुंबई की बात करें यानी महाराष्ट्र में आपका अस्मक है। अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, बाकी सब उत्तरी भारत का था। गंधार जो तक्षशिला, कंबोज, ये हाटक, ये सब चीजें था। तो हम लोग मेनली बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल में, जो कि मगध, अंग और वज्जित संघ के बारे में जानेंगे। आइए तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बिहार को 3 पार्ट में था। एक था वज्जित संघ, जिसको लिच्छवी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि लिच्छवी उस समय वज्जित संघ के सबसे जो है जाने माने क्या थे, जनपद थे। उसके बाद मगध महाजनपद की बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस थे मगध जनपद। इसी में बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य सारे राज्य रूल करते हैं। फिर अंग महाजनपद है, जिसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए वज्जी में कौन कौन आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो अभी करेंटली में है। मगध में कौन आते थे, पटना, गया, नालंदा जो कि क्षेत्र था, और अंग में भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र आता है। अब इसी तरह से वज्जी महासंघ की बात करें तो वज्जी महासंघ को आप 8 राज्यों का संघ भी कह देते थे, जिसमें कि ये इस तरह से आता था, जिसमें लिच्छवी काफ़ी फेमस था। वही लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। और अगर हम बात करेंगे वज्जी संघ के लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए विश्व के प्रथम गणतंत्र कौन सा महाजनपद था, तो वो संघ वज्जी संघ या क्या था, लिच्छवी था। फिर हम मगध की तरफ बढ़ते हैं। तो मगध महाजनपद में मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था, लेकिन ऑप्शन में राजगिरी नहीं होता है, वहाँ पे रहता है गिरिवर्ज। तो राजगिरी को ही गिरिवर्ज के नाम से जाने जाते हैं। और ये 5 पहाड़ियों का था, यानी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था मगध। इसीलिए यहाँ पर शासन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों से ये जो 5 पहाड़ी थी वो बचाती थी, जिसके कारण मगध का जो उद्भव होता है या विकास होता है वो काफ़ी तेजी से होता है। इसमें कि रत्नागिरी की पहाड़ी थी, सोनगिरी थी, विभिगिरी थी, उदयगिरी थी और विप्लाचल से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार करें तो पटना से आपका गया क्षेत्र में देखने को मिलता है। और मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और अंग महाजनपद की ज़्यादा चर्चा नहीं है। भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को आप अंग महाजनपद के नाम से जानते हैं। और अंग की राजधानी चंपा थी और इसके अंतिम शासक ब्रह्मदत्त थे। और ब्रह्मदत्त अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को भी बाद में मगध में मिला लेता है। अब यहाँ पे मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। मगध की जो स्थापना है वो बृहदत्त ने की थी और बृहदत्त के पुत्र क्या का नाम था, जरासंध था। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रूलर था यानी शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जरासंध किसका बेटा था, तो बृहदत्त का था और बृहदत्त ने ही मगध का स्थापना किया था। मगध के उत्कर्ष का या डेवलप होने का क्या कारण था, तो पहला था राजगिरी यानी राजगीर के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र। दूसरा, यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी, उर्वर
थी, जिसके कारण यहाँ खेती वगैरह अच्छे से होती थी और सिंचाई की भी व्यवस्था था और ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था था। साथ साथ में मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र जो अभी झारखंड से रिलेटेड है, जो कि खनिज संसाधन के मामले में, वनों की लकड़ी के मामले में और ताकतवर हाथियों के मामले में काफ़ी परिपूर्ण था। और बृहदत्त वंश का अंतिम जो शासक था वो रिम्पुजय था। बृहदत्त का अंतिम शासक क्या था? रिम्पुजय था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना करता है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं और मगध के वास्तविक अगर आपको संस्थापक पूछेगा तो आपको बिंबिसार ही लगाना है। वो अलग बात है कि सबसे पहले बृहदत्त ने मगध की स्थापना की, लेकिन पूर्ण तरीके से मगध को मगध जो बनाया वो बनाया था बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व। वही बिंबिसार जो है या तो युद्ध की नीति अपनाता था या तो विवाह की नीति अपनाकर साम्राज्य का विस्तार करता था, यानी किसी अन्य राज्य से या प्रांत से के राजा से के बेटी से शादी करके उसके राज्य को अपने में मिला लेता था। जैसे पहली शादी उनका कौशल देवी से होती है, कौशाम्बी की राजकुमारी थी और उसको दहेज और उपहार में काशी का क्षेत्र जो कि अभी यूपी का था वो मिल जाता है। दूसरी पत्नी चेलना थी और ये लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी क्षेमा थी जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। इस तरह से विवाह नीति का प्रयोग करते हुए बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार करते हैं। फिर यहाँ पे बिंबिसार के अवंती के शासक चंड प्रदोष के साथ मैत्री संबंध बनाया, यानी या तो विवाह नीति से या युद्ध नीति से या फिर दोस्ती करके ये अपने राज्य का विस्तार करते थे। और चंड प्रदोष के उपचार के ही लिए ही बिंबिसार ने सर्वप्रथम राजवेद जीवक को भेजा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो जीवक राजवेद था यानी डॉक्टर था वो किसके दरबारी थे? तो वो बिंबिसार के टाइम में जीवक था। बिंबिसार की हत्या उन्हीं के बेटे अजातशत्रु ने कर दिया और आगे अजातशत्रु की हत्या भी कर दी जाती है। इस तरह से इस जो वंश है हर्यक वंश को हम प्रतिहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये वंश जो है आगे राजा बनने के लिए अपने पूर्वज या कहिए पिताजी की हत्या करके आगे बढ़ता है। तो अब देखिए बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व होता है और अजातशत्रु द्वारा की जाती है, उसके खुद के बेटे अजातशत्रु। और फाइनली अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है और इसका शासनकाल 492 से लेकर 460 बीसी के बीच रहता है। और यहाँ पे अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और इसका वास्तविक नाम कुनिक था। और कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था जब अजातशत्रु आपका बना था राजा। अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की ही पुत्री वजीरा से होती है और फाइनली अजातशत्रु ने वजीर संघ और मल्लों को पराजित करता है। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध प्रथम संगति अजातशत्रु की, यानी कि अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। वही उदयन की बात करें, फिर उदयन जो है उदयन बनते हैं अजातशत्रु की हत्या करके। और उदयन ने ही सर्वप्रथम राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अभी तक आप देखें कि मगध की राजधानी राजगीर थी, बाद में उदयन ने सर्वप्रथम यानी बिंबिसार का पोता जो था उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र बनाया। और उदयन के 3 पुत्र थे जिसका नाम था अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अब इस नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, यानी कि याद रखिएगा प्रतिहंता वंश किसे कहते हैं, तो वो था हर्यक वंश। आगे बात करें तो नागदशक को शिशुनाग जो है हराकर शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। और शिशुनाग जो है जो राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया था उस पाटलिपुत्रा को वैशाली राजधानी के तौर पे शिफ्ट कर देता है और अवंती को भी मगध में मिला लेता है और वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में मिला लेता है। और उसके बाद शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो है मगध पर काला शोक जो है, जिसको आप काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है, पुराणों में इसको कहा जाता है, ये राजा बनता है। और काला शोक फिर से वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र तरफ शिफ्ट कर देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट पे किया कि सर्वप्रथम जब मगध की राजधानी बनती है तो वो राजगिरी होती है या राजगिरी होती है। फिर उसको उदयन क्या करते हैं, पाटलिपुत्रा शिफ्ट करते हैं। और फिर जो है आपका ये जो है शिशुनाग पाटलिपुत्रा से वैशाली शिफ्ट कर देता है और फिर काला शोक आते हैं और फिर इस वैशाली से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किसकी राजधानी
बनी। और द्वितीय बोध संगति जो है काला शोक के टाइम में ही होता है। और काला शोक की मृत्यु के बाद उसके 10वें पुत्र ने शासन किया था, 10 पुत्र ने शासन किया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक वर्धन था। अब नंदीवर्धन की बात करें तो अब नंद वंश आता है। महापद्नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर यानी नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश का स्थापना किया। और महापद्नंद को एकराट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की इसने। और पाली ग्रंथ में महापद्नंद को उग्रसेन कहा जाता है और महापद्नंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। और अगर बात करें तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट जो था वो पद्मनंद ही था। और सेकेंड टाइम जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करता है अशोक, जो कि आगे चल के आप जानिएगा। वही व्याकरण में इसे व्याकरण के जो महान विद्वान थे पनानी, वो महापद्नंद के ही समकालीन थे यानी उसी के टाइम में थे। अंतिम शासक यहाँ के नंदवंश के धनानंद होता है। और धनानंद जो है धनानंद के समय में ही सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उनके सैन्य शक्ति, क्योंकि मगध उस समय काफ़ी उत्कर्ष कर चुका था, काफ़ी डेवलपमेंट कर चुका था और उसके पास लाखों में सेना थी, जिसके कारण सिकंदर व्यास नदी को पार करने से इनकार करता है और अपने देश की तरफ रिटर्न हो जाता है। और फाइनली धनानंद के ही दरबार में उनके एक विद्वान रहते थे ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था। और चाणक्य का धनानंद ने अपमान किया था, क्योंकि उस समय मगध का सैन्य शक्ति और राजस्व शक्ति इतना बढ़ गया था कि राजा को घमंड हो गया था। उन्होंने अपने ही विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने ही इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को इस लायक बनाया कि वो बाद में अखंड भारत का सपना को स्वीकार किया। तो उसके बाद जब घनानंद की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चाणक्य के नेतृत्व में, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का शासनकाल होता है 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं। वही चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन और स्ट्रैबो, जो कि विदेशी राइटर हैं, जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। और वही प्लूटार्क और जो एरियन है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। और इसकी पुष्टि जो है प्रूफ जो है विलियम जोन्स ने दिया था। आगे हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही हम चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य थे उनको कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, और लेकिन उसका वास्तविक नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। और इसी के समय में सिकंदर का जो उत्तराधिकारी होता है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और सेल्यूकस निकेटर को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी बेटी हेलेना से शादी करती है। उसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के तौर पे देता है, जिसे वो अपने युद्ध में यूज करता है। आगे बात करें तो 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जिसके कारण वो राजगद्दी छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो अभी है वो चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि से, जो कि जैन धर्म की एक उपवास विधि होती है जिसमें फास्टिंग के दरमियान ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, उस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद का प्राण त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद बिंदुसार उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, और जिन्हें आप अमृत घात और सिंहसेन के नाम से जानते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीरिया के जो राजा एंटियोकस थे, उन्होंने डायमेकस को राजदूत के तौर पे बिंदुसार के दरबार में भेजा। और उसी तरीके से मिस्र के जो राजा टॉलमी और फिलाडेल्फस थे, उन्होंने भी अपने एक राजदूत जिनका नाम था डायनोसियस को भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और तक्षशिला में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, इस बात का ध्यान रहे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र घोषस थे। आगे हम देखेंगे उनके बाद बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद अशोक जो है मौर्य वंश की राजगद्दी पे बैठता है। 4 साल इसको इसीलिए लग जाता है बिकॉज ऑफ इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात अशोक अपने राजगद्दी पर बैठता है। पुराण के अनुसार अशोक को ही आप अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं। मास्की एवं गुर्जरा
के अतिरिक्त नेतुर और उद्गोलम के अभिलेख में भी अशोक का नाम काफी शुमार है। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया और कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था, और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर उद्धृत टेक्स्ट। शिला का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। और जो अशोक हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन पहले वो शैव धर्म के अनुयायी थे। और दिव्यावादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल पॉइंट है, उसे आप ध्यान में रखें कि 9वें वर्ष ये जैसे ही राजगद्दी पे बैठा तो 9 साल के बाद इन्होंने कलिंग युद्ध किया। फिर 10वें साल में बोध गया की यात्रा की जाती है, और 12 वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया जा रहा है, और 13वें वर्ष में धम्म की शिलालेख का अंकन, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन की यात्रा करते हैं। और जहाँ पे अशोक ने जो टैक्स है उसको घटाकर 1/8 कर दिया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करता है। पहला जो आपको बता दिया था अजात शत्रु करते हैं, दूसरा कालाशोक करते हैं, और तीसरा जो है बौद्ध संगति अशोक करते हैं। और अशोक लगभग 37 वर्षों तक शासन करते हैं, और उनका 232 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनके 10 उत्तराधिकारी होते हैं। ये उत्तराधिकारी कुणाल है, बंधुपालित है और इंद्रपालित, दोसन, ये सब उनके पुत्र थे। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो वीर्यदत्त था, और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। मौर्य की अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो वहाँ पे प्रशासनिक, सैनिक और न्याय शक्ति सब कुछ थी। देश प्रांत में बटे हुए थे, प्रांत विषय में और विषय ग्राम में बटे हुए थे। और अगर हम बात करेंगे राजा के सहयोग के लिए अमात्य होते थे। अमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी था जिसको आज हम लोग UPSC BPSC के IAS अधिकारी के तौर पे देखते हैं। तीर्थ की बात करें तो तीर्थ का मतलब तीर्थ 18 होते थे जो कि उच्च अधिकारी होते थे, और कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी, जिसमें कि समाहर्ता था। अब जैसे समाहर्ता न्यायालय भी आप सुने होंगे। समाहर्ता का मतलब होता राजस्व विभाग, टैक्स वैक्स के बारे में ये सारा प्रधान होते थे। सन्निधाता था, उसके बाद राजकोषीय था, सीता अध्यक्ष था। सीता का मतलब कृषि से रिलेटेड कीजिएगा, तो ये राजकृषीय विभाग का प्रधान था। उसके बाद पनियाध्यक्ष था, फिर अक्ष पटलाध्यक्ष था, सेनापति था जो सेना के प्रमुख होते थे। और मौर्य काल में 4 प्रकार की सेनाएं देखने को मिलती है: पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। यहाँ की न्याय व्यवस्था काफ़ी फेमस थी, और न्याय व्यवस्था 2 तरीके से बटी हुई थी। एक धर्म स्थानीय जिसको दीवानी न्यायालय कहते थे, और एक कंठ कोषधन जो कि फौजदारी न्यायालय था। दीवानी न्यायालय में जमीन और पैसे से जुड़े विवाद को सॉल्व किया जाता था, और फौजदारी मुकदमा से रिलेटेड जैसे हत्या, मर्डर, ये सबको फौजदारी न्यायालय में किया जाता था। और यहाँ पे कुछ गुप्तचर जिसको जासूस या रो एजेंट भी आप कहते हैं वो थे। एक संस्था में रहकर गुप्तचर कार्य करता था रो की तरफ, और दूसरा था संचार यानी घूम कर करता था। इस तरह से आगे है और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कृषि पर जो टैक्स लगाया गया था वो 1/6 था, और सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था, इस बात का ध्यान रहे। और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक कहते थे, और 10 गांव के समूह को गोप कहते थे। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के हिसाब से यहाँ पे 4 आपके कौटिल्य के अनुसार मौर्य कालीन में 4 समाज थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज के हिसाब से 7 थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज के हिसाब से मौर्य शासनकाल में या मौर्य कालीन समाज में कितने वर्ग में समाज को बांटा गया था? तो 7 वर्गों में बांटा गया था, जो कि दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और क्या था? सभासद था। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिलते हैं, और उस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। और दास प्रथा भी यहाँ पे काफ़ी फेमस था। और मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में स्थापत्य कला और मूर्ति कला का काफ़ी विकास होता है। और अगर हम बात करेंगे पटना में जो दीदारगंज का पटना में प्राप्त यक्षिणी मूर्ति भी आप देख सकते हैं, जो कि पटना म्यूजियम में रखी हुई है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, और जिसे एडविन एल्ड्रिन ने कहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इनका जन्म जो है
563 ईसा पूर्व होता है और इनका जन्म लुम्बई नेपाल में, जो भी नेपाल में है। और इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था, जो कि जन्म के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी सौतोली माँ या कहिए मौसी इनका पालन पोषण करता है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी होती है। और बाद में इनका कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और इसकी पत्नी का नाम यशोधरा है और उससे एक पुत्र प्राप्त होते हैं जिनका नाम राहुल है। और बाद में उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त और कुल का नाम शाक्य। यानी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो किस कुल के थे, तो क्षत्रिय यानी शाक्य मुनि थे। ठीक है। प्रिय घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चानन था और अन्य नाम इसका शाक्य मुनि है, क्योंकि ये शाक्य का मतलब क्षत्रिय वंश के राजा थे। बुद्ध जो है, बुद्ध 4 दृश्य को देखते हुए उनका मन पसीज जाता है और वो संन्यास लेने के बारे में सोचता है। बुद्ध ने 4 दृश्य कौन कौन देखे? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो सबसे अच्छा उसका जीवन सन्यासी का ही लगा। तो फाइनली उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने का निर्णय लिया और गृह त्याग करने की इस टाइम पीरियड को आप महाविनिष्क्रम के नाम से जानते हैं। और संन्यास के दरमियान इन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलम के और राजगिरी में द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ली थी। और फाइनली 35 वर्ष की आयु में इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी, जिसे आप निरंजना नदी के भी नाम से फिलहाल जान रहे हैं, उनसे जो निरंजना नदी फाल्गु नदी का सहायक नदी है। अब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, जिसमें कि दुख कहता है कि संसार दुख से भरा है, दुख समुदाय है, दुखों का अंबार है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख का निवारण करने के लिए आपको तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, इच्छाएं पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसका एक ही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8, अष्टांगिक मतलब 8 होता है। और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है कि सही दृष्टि रखे, सही संकल्प ले, सही वाक्य बोले, सही कर्म करे, सही आजीवन करे, सही व्यायाम एक्सरसाइज करे, स्मृति आपकी सही होनी चाहिए और समाधि आपकी सही होनी चाहिए। मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ था। किस मार्ग का प्रतिपादन करता है? मध्यम मार्ग। बुद्ध धर्म जो होता है ना, वो मध्यम मार्ग को फॉलो किया जाता है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी स्पिरिचुअलिटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता था, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जो बुद्ध मार्ग है वो काफ़ी सरल और सुगम है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो कौशल की राजबस्ती में दिए थे। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है यानी कि जो आपका ज्ञान है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर मल में हो जाती है 80 वर्ष की आयु में, और यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। और बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कथा यानी नेक्स्ट जन्म में वो फिर से भगवान के रूप में अवतरित होते हैं, वो है जातक कथा। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण है जो कि आप देख सकते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बौद्ध धर्म के संकेत जो है या प्रतीक जो है इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध भगवान के जन्म को कमल के फूल से दिखाया जाता है, और गर्भ धारण को सफ़ेद हाथी, यौवन को उसकी युवावस्था को सांड से दिखाया गया है, और गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया गया है, और ज्ञान की प्राप्ति को पीपल वृक्ष से दिखाया गया है, और महापरिनिर्वाण को पदचिन्ह से दिखाया गया है, या फिर धम्म चक्र प्रवर्तन जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में उसे चक्र से दिखाया गया है। और यही चक्र आप देखते हैं हमारे नोटों में देखने को मिलता है। अब बौद्ध धर्म के बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाती है। एक हीनयान होता है, दूसरा महायान होता है। महायान, हीनयान की बात करें तो ये परिवर्तन विरोधी है, यानी ये भगवान बुद्ध को एज ए इंसान के तौर पे मानते थे। जो कि महायान था वो भगवान बुद्ध को भगवान के तौर पे मानते थे। और महायान की ही शाखा की पढ़ाई आपका नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है। और आगे चलकर एक और शाखा का विकास होता है जिसका नाम वर्जयान है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बुद्ध के वर्जयान शाखा की पढ़ाई होती है, और नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो बौद्ध संगति या सभा है जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। प्रथम
प्रथम बौद्ध संगति जो होता है वो राजगृह में होता है और किसके टाइम पीरियड में होता है, तो अजात शत्रु करवाते हैं सबसे पहला बौद्ध संगति, और जिसमें इनके अध्यक्ष महाकश्यप जी होते हैं। और इस बैठक में या इस मीटिंग में क्या क्या होता है, तो सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना होती है जो बौद्ध ग्रंथ है, यानी दो ही ग्रंथ की रचना होती है, सुत्त और विनय पिटक। आगे जो है आपका द्वितीय बौद्ध संगति होता है वैशाली में, और जी शासक जो थे उस समय राजा जो थे वो कालाशोक थे, और कालाशोक जो थे वो नंद वंश के राजा थे, शिशुनाग वंश के राजा थे सॉरी। और उसके अध्यक्ष जो है सभाकामी थे, और उन्होंने महासंघिक और स्वास्थविक के रूप में विभाजन करता है, और बाद में यही शाखा महायान और हीनयान के तौर पे विभक्त हो जाती है। और तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे होता है, और जिनके अध्यक्ष जो थे मोगलुपुत्र तिस्र थे। और इस समय सुत्त पिटक और विनय पिटक के बाद अभिधम पिटक का संकलन होता है। और लास्ट वन चतुर्थ है जो कुंडल वन कश्मीर में होता है, जो कि राजा कनिष्क हैं, और इस समय अध्यक्ष जो है अश्वघोष या कहिए वसुमित्र थे, वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। और अश्वघोष ही महायान के शाखा के वो थे। यहाँ पे हीनयान और महायान का विभाजन हो जाता है। और फाइनली आप जैसा कि जान रहे हैं, और जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो इसमें सम्यक दर्शन है, सही दर्शन, ठीक है, देखने की, और सम्यक ज्ञान और आपके सम्यक आचरण की बात की गई है। आगे हम देखें तो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला सत्य है, जिसमें झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, और सत्य यानी चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी ने एक्स्ट्रा ऐड किया था, यानी अपने इंद्रियों को वश में रखना है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रथम तीर्थकर जो कि ऋषभ थे उनके प्रतीक बेल या वृषभ है, और द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ थे उनके हाथी हैं, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जिनके सर्प है, और 24वें जो है महावीर स्वामी जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह है। यहाँ पे जैन संगतियां हुई थी बौद्ध संगति के तरह ही। प्रथम ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष उस समय स्थूल भद्र थे। और जहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर में ये जो मतलब आपका जैन धर्म है उनका विभाजन हो जाता है, और 12 अंगों का यहाँ पे संकलन देखने को मिलता है। द्वितीय जैन संगति जो होती है वो वल्लभी यानी गुजरात में होती है, और यहाँ पे जो है देवद्री क्षमाश्रम इनके अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करें हम महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का मृत्यु 72 ईयर के आसपास पावापुरी में हो जाती है, और इनका पहला उपदेश राजगृह में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था। वही अगर हम जैन धर्म के विभाजन की बात करें तो ये श्वेतांबर और दिगंबर में जो है 2 शाखाएं में बढ़ चुकी है, और इसमें दिगंबर जो कि इनके नेतृत्व करता भरतबाहु है, और श्वेतांबर का स्थूल भरत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो दिगंबर होते हैं वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, और पूर्णतः नग्नता कठोर अपनाया जाता है, जबकि श्वेतांबर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है और ये परिवर्तन को स्वीकार करता है, और भगवान को महावीर स्वामी को भगवान मानते हैं। फिर आप देखिए इसमें हम आगे बात करेंगे तो शुंग वंश की बात करेंगे। शुंग वंश का मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं, और फाइनली शुंग वंश का यहाँ पे स्थापना हो जाता है, और बृहदत्त का जो कि सेनापति था वही उसकी हत्या करके एक नया वंश का उद्भव करता है। फिर इसके बाद बात करें तो कण्वंश आता है, और कण्वंश की स्थापना वसुमित्र करते हैं देवभूति की हत्या करके। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था, और यहाँ पे ये जो है कण्वंश जो है एक ब्राह्मण वंश है, और इसका अंतिम शासक सुशर्मा था, और सातवाहन वंश के संस्थापक सुमक ने सुशर्मा की हत्या कर देती है, और फिर फाइनली दूसरे वंश का स्थापना हो जाता है जो कि कुषाण वंश है। कुषाण की बात करें तो कुषाण जो है मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई जो है विदेशी जातियों का इस समय आक्रमण होता है, और उसी समय हिंद यूनानी पहले शक और पल्लव आए, और भारत आने वाले पहले कुषाण जो कि सबसे अंतिम था। यहीं पे कुषाण चीन के युची तोखरी जाति से रिलेटेड है, और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफेसस थे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, याद रखना है। और यहाँ पे कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य था। फिर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, श्री गुप्त है। और बात करें इसके उत्तराधिकारी की तो
कच्छ जो कि गुप्त था, और वह प्रथम गुप्त शासक था जो कि महाराजा की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के। और इसी समय गुप्त संवत चलाया गया था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, और वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस बात का ध्यान रहे कि चंद्रगुप्त प्रथम था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का या बिहार एसएससी का। तो ये देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और इसे आप परिक्रमांक या अप्रतिरथ की उपाधि भी दी जा गई है। और यहाँ पे बात करें जैसे समुद्रगुप्त को ही कविराज की उपाधि भी दी गई है, और सिक्के पे बीना बजाते हुए इनका चित्र भी देखने को मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट सोर्स में। और दरबार कवि इसके हरिसेन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो वो समुद्रगुप्त के थे, और ये वैष्णव धर्म को मानता था, इस बात का ध्यान रहे। और रामगुप्त के राजा बनने का इसमें साक्ष्य मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब फिलहाल चंद्रगुप्त वन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और इसे ही देवगुप्त, देवराज या देवश्री के नाम से जानते हैं। इन्होंने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से शादी किया था, और कुबेर नाग से उत्पन्न जो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो इस बात का ध्यान रहे। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो मेहरौली लो असम में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है, और बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, जिसमें कि कालिदास और अमर सिंह और भी चीजें और भी जो है कवि आते हैं। यहाँ पे बात करेंगे फिर नेक्स्ट वन कुमारगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त 2 एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम फिर फाइनली इसके बाद राजा बनते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ही करते हैं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और आगे हम बात करें तो स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय होता है, और इसका वर्णन आप जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, और इसे हम मलेच के नाम से जानते हैं। अभिलेखों में हुनों को मलेच कहा गया है, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण एसएससी का क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील को फिर से साफ सुफ कराया गया था, इस बात का ध्यान रहे। और स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त था, और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो जाता है। जैसे ही गुप्त वंश होता है उसके बाद मगध वंश का अंत हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसका संरक्षण करते हैं। हेनसांग की यात्रा की जाती है। प्रमुख यहाँ के आचार्य शिलभद्र थे, लगभग 1510 शिक्षक यहाँ थे। और अगर बात करें तो प्रथम प्रवेश परीक्षा यहाँ द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था, 3 स्तर पर होती थी, ठीक है। बाकी यहाँ पे अलग अलग विदेश के लोग भी पढ़ने आते थे स्टूडेंट, जैसे चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, ये सब चीज़ें। और अगर हम बात करें तो यहाँ निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था, जहाँ 200 गांव दान में दिए गए थे। 90 लाख यहाँ किताब भी थी। विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय के यहाँ से इसको संज्ञा दी गई थी, और 2016 में यूनेस्को ने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के तौर पर शामिल किया है। अब हम देखेंगे गुप्त प्रशासन के जो क्या क्या प्रशासन के मुख्य विशेषताएं थे। तो यहाँ पे राजा देवी के अधिकार रखता था, राजा अपने आप को देव मानता था, और यहाँ पे केंद्रीकृत सत्ता नहीं था। यहाँ पे गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति और विषय और ग्राम के रूप में होता है। यहाँ पे देश का जो प्रधान होता है उसको गुप्ता कहते हैं, और उसके बाद भुक्त का जो प्रधान होता है उसको उपरीक कहते हैं, और विषय का प्रधान विषयपति और ग्राम का प्रधान ग्रामी। यहाँ पे कृषि पर 1 से 4 1/4 से लेके 1/6 तक टैक्स लिया जाता था। प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है ताम्रलिप्ति, जो है वेस्ट बंगाल में भी है। ये अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र था और व्यापार का। यहाँ पे प्रमुख नागरिक व्यापारिक नगर जो है उज्जैन को माना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं, और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे अछूतों को चंडाल के नाम से सूचित किया जाता था, और
भानुगढ़ के एरन लेक में भी सती प्रथा का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला साहित्य पर काफ़ी जोर दिया गया था, जिसके कारण आप देख सकते हैं इसका प्रमाण अजंता की गुफाओं में, बाघ गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और साथ साथ में गुप्त काल के साहित्य का भी काफ़ी विकास हुआ था, जिसमें कि हमारे कालिदास काफ़ी फेमस कवि थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, क्वेश्चन पूछता है कि मेघदूत किसकी रचना है, तो वो कालिदास की है। ऋतु संहार, ये सब चीजें। और यहाँ पे अमरसेन का अमरकोश है, शूद्रक का मृक्ष कटिकम है, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, जो कि भारत का न्यूटन भी कहते हैं ब्रह्मगुप्त जी को, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत वगैरह सब दिया था। ये किताब जो है कुछ बुक है आपको याद रखनी। गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन इरा के नाम से जानते हैं। अब फाइनली पाल वंश आता है, और पाल वंश की बात करें तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी, और इसके सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थापना धर्मपाल ने किया था। सोमपुर महाविहार जो वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने ही किया था, और धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष किया था, और धर्मपाल ने ही उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की है। आगे हम बात करेंगे देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बाद में बनाया था। देवपाल ने जावा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कांसे की मूर्तियां के भी यहाँ प्रमाण देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि वीररथ सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिवर्ज या फिर राजगिरी बनाया था। बाद में बिंबिसार के टाइम में भी था, लेकिन उदयन क्या किया था, पाटलिपुत्रा कर दिया था। फिर शिशुनाग उसको वैशाली लाया था, और कालाशोक फिर उसको पाटलिपुत्रा कर दिया था, और बाद में पाल वंश ने उसको मुंगेर में चेंज कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख स्रोत है तो अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये बस बुक है जो आपको याद रखनी चाहिए। बुद्ध चरित्र जो है अश्वमेघ लिखे थे, और इंडिका जो है मेगास्थनीज की बुक है। मिलिंद पेनो ये नागसेन है। ये सब बुक जो है बहुत महत्वपूर्ण बुक है और एग्जाम में। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के पार्ट 3 सीरीज में, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो शुरुआत का यहाँ से मध्यकालीन बिहार की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे तुर्क शासन बिहार में आते हैं, फिर स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश होते हैं, फिर अफगान शासन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ शेरशाह सूरी की चर्चा की जाएगी, और सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी और मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी, इन सभी पर प्रकाश डालेंगे। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले तुर्क शासन में बिहार बात करें तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय ही बात करें तो छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता औदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। बख्तियार खिलजी ने ही औदंतपुरी के साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और उनकी सारी लाइब्रेरी में आग लगवा दी थी। और यहाँ पे बात करें तो नदियाँ पर चढ़ाई की थी बंगाल में, और सेन वंश की राजधानी जो कि थी उस समय वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, और लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर के मारे भाग गया था, और बख्तियार ने इस पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, और बख्तियार की हत्या उसके ही एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दिया था, और उसके शव को बिहार शरीफ की इमारत में दफनाया गया था। आगे हम बात करेंगे स्थानीय वंश की, जो कि है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश में आप देखिएगा तो पाल वंश के पतन के बाद तिरहुत मिथिला क्षेत्र में दरभंगा के साइड, ठीक है, मधुबनी के साइड जो है कर्नाट वंश का उदय होता है। कर्नाट वंश के संस्थापक न्याय देव को माने जाते हैं, और इसकी राजधानी सिमरी रावगढ़ थी, जो वर्तमान में फिलहाल अभी नेपाल में देखने को मिलता है। और बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव थे, जो उसे नजराना भेंट के तौर पर सहयोग किया, और क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तिगरुल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मसिंह ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाटक वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, परंतु तुगलक ने अपने बंगाल विभाजन के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो संस्थापक है वही वगैरह आपको याद
रखनी चाहिए। इस वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम हरि सिंह था और इस समय उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट राजवंश के दौरान सर्वाधिक हुआ। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे सल्तनत काल में बिहार की स्थिति। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो बिहार दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक के बीच निरंतर संघर्ष लंबे समय तक चलते रहे थे, जो कि बिहार इसका अखाड़ा बना था। इल्तुतमिश द्वितीय सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार का अभियान किया था और प्रथम सूबेदार के रूप में यहाँ पे मलिक जानी को नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और फाइनली तुगलक काल में बिहार की राजधानी हमारा देखने को मिलता है बिहार शरीफ। और तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों ने सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का देखने को मिलता है, जो मलिक बयां कहलाते थे और इनका मकबरा बिहार शरीफ के पहाड़ियों में स्थित है। अफगान शासन में बिहार की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पे दरिया खान नुहानी के को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने की घोषणा की और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आया था। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। सबसे पहले 1526 में युद्ध होता है बाबर का, फिर बाबर 1526 में युद्ध करता है पानीपत का, उसके बाद 27 में युद्ध करता है खानवा का और 28 में चंदेरी का और 29 में जो है घाघरा का युद्ध करता है। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसी दरमियान इनका जन्म 1486 ईस्वी में होता है और पिता का नाम हसन खां है और जो कि सासाराम के जमींदार या जागीरदार थे। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था और बाद में इसके बहार खां नहानी ने इसे फरीद खां को शेर खां के उपाधि दिया था। और शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके बिहार को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद मोहम्मद शाह की विधवा दुदू बेगम से भी शादी कर ली। शेर खां ने 34 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और 1540 में कनौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को फिर से पराजित कर उन्होंने दिल्ली में सूरवंश का स्थापना किया। और शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनाया और बिहार की राजधानी बनाया। इसका ध्यान रहे कि बिहार की राजधानी बनाया पटना को और पटना का दुर्ग भी शेरशाह ने ही बनाया था। और कालिंजर किले के घेराव के दरमियान इनकी जो है मौत हो जाती है गोला के फटने से, इस बात का भी तो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह जो है आगे राज्यपाल संभालता है और शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया और जब्ती प्रणाली भी चलाई जिसमें कि भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने अपनाया था। इस शेरशाह के बाद उसके पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। और सूरवंश 3 भागों में बटा है, मछीवार, सरहिंद के युद्ध और हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का यहाँ पे क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। फिर चेरो वंश की बात करें तो चेरो वंश में पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय होता है। उन्हीं राज्यों में प्रमुख था चेर वंश। चेर वंश का मुख्यालय बिहिया यानी भोजपुर में है और वंश का प्रमुख जो शासक था वो बैतनी राय था। और मुगल के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। और मुगल काल में बिहार की अगर हम स्थिति देखें तो बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन होता है। अकबर के समय की बात करें बिहार में तो अकबर के समय में ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी, लेकिन उसका जो पुत्र था दाऊद खां करानी उसका विरोध करता है। इसके बदले में अकबर उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण करता है और 1576 में पटना को जीत लेता है और दाऊद खां को वहां से पीटकर भगा देता है। और दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध होता है।
और 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया जाता है और अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बना दिया जाता है और अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया जाता है और मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य राज्य में काफ़ी मजबूत होता है और मानसिंह के समय में रोहतास को बिहार की राजधानी बनाई जाती है। तो मानसिंह ने बिहार की राजधानी रोहतास बनाई थी। जहांगीर के समय बिहार की बात करें तो जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्रों में मुगलों का अधिकार स्थापित होता है और जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज की बिहार का प्रांतीपति बनाता है और उसके बाद से ही ये डिसाइड होता है कि जो भी आपका प्रांतपति बनेगा वो राजकुमार ही होना चाहिए। औरंगजेब के समय में अगर हम बिहार की स्थिति देखें तो औरंगजेब के प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद किया था और उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था और ये याद रखिएगा ये पहला मुगल सम्राट था जिन्होंने यहाँ पे राज्याभिषेक करवाया था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत यहीं पे राज्य से होता है लेकिन वो सेकेंड है। तो पहला कौन है, वो है फर्रुखसियर। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर होती जा रही थी मुगल सत्ता में बिहार का बंगाल का भाग बन जाता है। मुर्शिद कुली खां जो कि 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को स्थायी बना देता है और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। फिर हम देखेंगे सिख धर्म की, तो सिख धर्म और बिहार। तो सिख धर्म की बात करें तो यहाँ पे संस्थापक गुरु नानक देव जी थे और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इस 10 गुरु में गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। तो गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से ही था और गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी और वो प्रथम बिहार में भ्रमण करने वाले सिख थे। सिख गुरु के 9वें गुरु भी तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और यहाँ अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे और जो मां बनने वाली थी और यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। सिख गुरु के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था और श्री जो कि अभी श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ जो है हमारे मेडिवल हिस्ट्री से बिहार के। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आधुनिक बिहार का इतिहास देखते हैं। तो आधुनिक बिहार के इतिहास में हम सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश देखते हैं, फिर जनजातीय विद्रोह होता है यूरोपीय कंपनी के अगेंस्ट, फिर 1857 की क्रांति छिड़ती और बीपीएससी का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है और फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे और फिर हम पृथक बिहार के गठन की चर्चा करें। यहाँ पे सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली कंपनी आती है जो हुगली में पटना नाव द्वारा व्यापार करने के पर्पज से आती है और पटना से सोरा, सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले यहाँ से प्राप्त करते हैं। इसी को देखते हुए फिर डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के कंपनी आती है और पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने ही स्थापित की थी, इस बात का भी ध्यान रहे। और डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा में था। फिर इसी को देखते हुए अंग्रेज़ भी इंटर करते हैं बिहार में, जिसमें कि पटना के आलमगंज में यह अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करता है और 1621 में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज़ यात्री पीटर मुंडी ईस्वी में बिहार आया था और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी व्यापार की कंपनी यहाँ लगा दी। अंग्रेजी द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। फिर हमारे डेनिश कंपनी आते हैं जो कि पटना सिटी की नेपाली कोठी की समीप फैक्ट्री लगाती है। फिर बंगाल बिहार और अंग्रेज के बारे में थोड़ा देखें तो मुगल शासक फर्रुखसियर की बात करें तो 1717 में अंग्रेजों को बंगाल और सूरत
में व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी और इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी कंपनी को 1770 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो जाता है और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और उसे उड़ीसा का भी सूबेदारी बाद में दे दी गई। फिर मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है और बिहार का भी अधीन हो जाता है और अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया जाता है और सरफराज खां फिर नेक्स्ट वर्ष 1739 में बंगाल का नवाब बना, जो कि एक अयोग्य शासक था और अतः अलीवर्दी खां ने इसे गिरिया के युद्ध में पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। और फाइनली अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसने मुगलों को हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होना स्टार्ट हो गया और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। और सिराजुद्दौला की बात करें तो अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का ये पुत्र था और सिराजुद्दौला की बात करें तो नवाब बनने के बाद उनके जो अन्य दामाद थे ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब भी नाराज थे। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष देखा जाए तो 4 जून 1756 को कासिम बाजार में हुआ और 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करते हैं और अंग्रेजी अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता और कलकत्ता का नाम अलीनगर कर रखा था। और यहाँ पे संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना होलवेल ने काफ़ी प्रचलित है। अब होलवेल के अनुसार कहा जाता है कि 20 जून 1756 को कोलकाता में काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना इसे कहती है, क्योंकि इसके अनुसार जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने 146 अंग्रेज को कैदियों बनाया था और 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में उसे बंद कर दिया था, जिसके कारण 23 जून यानी 3 दिन के बाद 23 जून को कमरे खोलने के बाद केवल 23 व्यक्ति ही जीवित हुए, जिसमें कि 133 अंग्रेज दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बाद क्लाइव ने कोलकाता पर अधिकार कर के अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया और क्लाइव के नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा के सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी का युद्ध होता है और लड़ाई में मीर जाफर जो कि नवाब के सेनापति थे, राय दुर्लभ दीवान और मानिक चंद प्रभारी ये सब थे जो अंग्रेजों का साथ देते हैं और फाइनली जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली बनाया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव के बाद होलवेल गवर्नर बना और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है और अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों से करों पर समाप्त कर देता है और प्रशिक्षित करने के लिए गुरगीन खां नामक अमरियानी व्यक्ति को रखा और दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त करके उसको हत्या करवा दी जाती है। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लेता है और उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलियस ने पटना पर अधिकार कर लेता है और मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलियस की हत्या कर दी जाती है और पटना पर अधिकार कर लिया जाता है और इस घटना को आप पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया था। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार होती है और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा था। और फाइनली 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल जाता है और बदले में मुगलों का अवध का करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त होता है। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल पर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जाती है और इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व को नवाब को सौंप दिया जाता है और सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वितीय शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में काफ़ी भीषण अकाल पड़ता है, जिसमें कि पटना, भागलपुर, दरभंगा,
पूर्णिया में अकाल का प्रकोप होता है, जो कि 1772 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैध शासन को फिर से इसी चलते समाप्त कर दिया जाता है। नवाब पद का अंतिम कर दिया गया है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था, और बंगाल का ये जो है अंतिम नवाब था, याद रखिएगा, मुबारक उद दौला। अंतिम है तो मुबारक देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे बात करें हम लोग तो राजा सीताब राय को नवाब दीवान और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया जाता है। और 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है, जिसके लिए जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार का निर्माण किया था। और 1784 में इसी को देखते हुए पटना में एक ब्रिटिश इंजीनियर जिनका नाम था जॉन गोस्टिंग, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जॉन गोस्टिंग के द्वारा गोलघर पटना में निर्माण किया जाता है 1784। अब इसी दरमियान कुछ जनजातीय विद्रोह देखने को मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कुछ इस प्रकार है। पहले पहाड़िया विद्रोह होता है 1778 में। ये क्षेत्र है राजमहल का क्षेत्र, जो कि इसके नेतृत्वकर्ता लीडर जो मैन थे वो राजा जगन्नाथ थे। फिर होता है तिलका मांझी विद्रोह 1778 और 85 के बीच भागलपुर में, तिलका मांझी चौक भी आप देखे होंगे। फिर तमार विद्रोह होता है छोटा नागपुर में भोलानाथ सहाय के द्वारा। और यहाँ पे चेरो विद्रोह होता है पलामू में, झारखंड में है, भूषण सिंह के द्वारा। और हो विद्रोह होता है सिंह भूमि के द्वारा। और कोल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में बुद्धो भगत के द्वारा 1831 के आसपास होती है। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल परगना, जिसमें 4 व्यक्ति थे, सिंधु, कान्हू और चांद और भैरव। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा करते हैं। और ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत। इसमें मेनली आपको याद रखना है तमार विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल और मुंडा और ताना भगत आंदोलन विद्रोह। अब यहीं पे संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह, यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे दानम एक को के नाम से जानते हैं, और जो कि प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। और बात करें इसमें मांझी व्यवस्था और पहरा पंचायत को परिवर्तन आदि पर था। और बाकी दिकुओं द्वारा शोषण का ये विद्रोह था। दिकुओं का मतलब जो बाहरी व्यक्ति है इस देश से। इसके नेतृत्वकर्ता 4 व्यक्ति थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। और कैप्टन अल्केस्डर और लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया था। और यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना कस्तारी अधिनियम, संथाल परगना का गठन किया गया था, ये ध्यान रहे। फिर मुंडा विद्रोह आता है, जो कि सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था, और इसे हम उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इसे मेनली इसका विरोध का कारण था दिकुओं द्वारा शोषण, यानी अंग्रेजों द्वारा शोषण, साथ में खुट्टी कट्टी व्यवस्था में परिवर्तन। खुट्टी कट्टी व्यवस्था क्या होता है कि सामूहिक सामर्थ्य की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इन सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, इसीलिए जो है मुंडा विद्रोह होता है। फिर मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा इसके सबसे ज़्यादा नेतृत्व करता थे। और 9 जून 1900 को हैजा के कारण भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। और 15 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 2021 में इसको मनाने का एक्सेप्टेशन लिया गया। और यहाँ पे 1857 की क्रांति एवं पूर्व बिहार में हुए आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे वहाबी आंदोलन है, जिनके प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब है। और इसमें भारत में इसको सैयद अहमद बरेली यानी रायबरेली के नेतृत्व में करता। और ये प्रथम केंद्र जो इसका है सितना, और दूसरा केंद्र था पटना। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। बंगाल का फरियाजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रेरित था, ये क्वेश्चन आता है। बंगाल में जो फरियाजी आंदोलन चल रहा था वो वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। और वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला और 1865 में पटना अभियान चलाया गया था। फिर फाइनली हमारा नूनिया विद्रोह आता है। नूनिया विद्रोह मेनली सोरा उत्पादक वर्ग नूनिया द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। एक्चुअली बिचौलिए द्वारा कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को दे देने के कारण या मुनाफा को स्वयं रख लेने के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, जो कि मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर लोटा विद्रोह की बात करें तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बट जो कैदी थे उससे पीट कर काफ़ी ज़्यादा शोर करते थे, ठीक है, एक दूसरे को मारते भी थे, जिसके कारण सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने इस पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा
देने का निर्णय किया, ताकि अगर वो पीटे तो वो फूट जाए। इसी के विरोध में जो ये आंदोलन विरोध हुआ था, तो उसी को हम लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। पुनः बाद में अंग्रेजी सरकार को पीतल का लोटा उसे देना पड़ा। फिर 1857 की क्रांति और बिहार की स्थिति हम देखें तो 1857 क्रांति का, जैसे कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते होंगे, तो उसका जो तत्कालीन कारण था वो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, इसमें सुअर के मांस का यूज़ किया जाता था, स्किन का यूज़ किया जाता था। प्रथम विरोध यहाँ पे बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा की जाती है और 29 मार्च 1857 को, और सार्जेंट हुसैन और लेफ्टिनेंट बोब को यहाँ पे गोली मार दी जाती है, जो कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को इसी कारण फांसी दे दी जाती है। और 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव देखा जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ में माना जाता है, ठीक है। और दिल्ली में सैनिकों को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करके इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। यहीं पे अगर आप देख सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता में कौन कौन थे। बिहार में वीर कुंवर सिंह जी थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर और फैजाबाद से मौलवी जो है अहमदुल्ला थे। और बिहार में बात करें, बिहार में विद्रोह की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को देवघर जिले से होता है। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकलान द्वारा दबा दिया जाता है। और पटना में विद्रोह के 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली यहाँ से जो है शुरुआत करते हैं, और इन्होंने ही नारा दिया था कि दीन बोलो दीन। और पटना कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया था और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को यहाँ पे फांसी दे दिया गया था। और 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लगा दिया जाता है, और जहाँ पर एक झुंड में भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया जाता है, और जिन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिया जाता है। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। तो वीर कुंवर सिंह जी 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से वीर कुंवर सिंह जी करते हैं, और जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं, और कैप्टन डनवर को सेना से पराजित यहाँ पे किया जाता है वीर कुंवर सिंह के द्वारा, और मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी जाती है, और आरा और जगदीशपुर पर यहाँ पे अधिकार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और यहीं पे कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया, और शिवपुर घाट में जो है सेनापति डगलस ने गोली मारी थी, जिसके कारण कुंवर जी का हाथ घायल हो गया था, और उन्होंने हाथ काट कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह आकिंचन भेंट स्वीकार करो। और यहीं पे घायल अवस्था में ही उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, और जगदीशपुर को मुक्त कराने के लिए कैप्टन ली गार्डिन के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सरकार ने कुंवर सिंह से बुरी तरीके से पराजित हुआ, और यही अंतिम लड़ाई थी कुंवर सिंह की। और यहीं पे हाथ कटने के कारण वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। और उसके बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को यहाँ पे दंडित किया गया था। और ये अमर सिंह क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमर सिंह ने ही कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की यहाँ पे अगर हम स्थापना देखें तो कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को होता है, और इसके संस्थापक जो है अंग्रेज थे एलन ऑक्टियन हुइन, ठीक है। और स्थान की बात करें तो गोकुल दास तेजपाल विद्यालय मुंबई था। नामांकन दादा भाई नौरोजी ने किया था, और प्रथम अध्यक्ष यहाँ के WC बनर्जी थे, और प्रथम सचिव एलन ऑक्टियम हुइन था, और प्रारंभिक यानी AOM ने कांग्रेस का स्थापना किया था, और तत्कालिक वायसराय यहाँ पे लॉर्ड डफरिन था। और उस समय इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थी, लेकिन फर्स्ट जो अधिवेशन था उसमें कोई भी बिहार से प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधि मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। 37वां देखो बिहार में कौन कौन से हुआ, तो होने के लिए तो बहुत सारा हुआ था, लेकिन 27 बात करें देखिए कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग जगह अलग अलग टाइम में अलग अलग हुआ, लेकिन बिहार में 3 देखने को मिला, 27वां और 37वां और 54वां। जो कि 37वां हुआ था बांकीपुर पटना में, और इसमें अध्यक्ष RN मधुर लकर था, और 37 चितरंजन दास, और 54वां की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम थे। और इसी तरह से बांकीपुर अधिवेशन में आप देख सकते हैं गया अधिवेशन और रामगढ़ अधिवेशन। यहाँ पे फिर हम देखते हैं बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार की स्थिति। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी, और यहाँ पे
जो है बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। और विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई और जो कि श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। बंगाल विभाजन को इसी कारण जो है इस विद्रोह के कारण 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। और मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करें तो मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 को होता है, जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को हत्या कर दी जाती है और उन्हें गाड़ी पर बम फेंका जाता है, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम हत्याकांड में उनकी मृत्यु हो जाती है और घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग जाते हैं और प्रफुल्ल चंद्र चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर लेता है और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े जाते हैं और 18 वर्ष की आयु में उसे फांसी दे दी जाती है। और होम रूल लीग में और बिहार की बात करें तो होम रूल लीग की नेतृत्व मद्रास में एनी बेसेंट करती है और पुणे में बाल गंगाधर करती है और एनी बेसेंट ही ज़्यादातर जो है होम रूल बिहार में लागू होती है। तो एनी बेसेंट काफ़ी ज़्यादा नेतृत्व करती है बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में। और एनी बेसेंट 2 बार यहाँ पे आती है, एक 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को। और इसका मेनली उद्देश्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। और नेक्स्ट वन अब महात्मा गांधी जी का एंट्री होता है 1917 में और ये महात्मा गांधी जी बिहार आते हैं तिनकठिया प्रणाली को हटाने के लिए। तिनकठिया प्रणाली जो है चंपारण में किसानों के लिए काफ़ी फेमस था और जिसमें अंग्रेजों के द्वारा 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील खेती करने के लिए उकसाया जाता था। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी आते हैं और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन मुरली बड़वा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या में कांग्रेस का नेतृत्व करता है और ब्रजकिशोर प्रसाद ने भी ये प्रस्ताव रखा था। और फाइनली हम गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं पहली बार। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी बिहार पहली बार कब आए थे, तो 10 अप्रैल 1917 को। और फिर 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण जाते हैं जहां पे वो प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहायता करने का अनुरोध देता है और इस दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर में से उनकी जान बचाती है। और उसके बाद चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण के छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी की जाती है और 140 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इसे रिहा कर दिया जाता है। और फाइनली बात करें तो गांधी जी ने स्वतंत्र जांच के लिए 13 अप्रैल 1917 में जांच रिपोर्ट बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव को यहाँ पे सौंप दी जाती है और तिनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस देने की आदेश दिया जाता है। और गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का यहीं से सफल प्रयोग रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में चला गया प्रथम सत्याग्रह था, इस बात का ध्यान रहे। और चंपारण सत्याग्रह में जो प्रमुख सहयोगी थे राम कुमार शुक्ल थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, रामनबी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरसिंह फारूक, ये सब जो है थे। दरभंगा किसान आंदोलन होता है, ये असहयोग आंदोलन के समय होने वाला आंदोलन है। जिस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय दरभंगा आंदोलन किसान आंदोलन देखने को मिलता है और इसके नेतृत्व करता स्वामी विद्यानंद थे। और दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। फिर हमारा बर्खास्त किसान आंदोलन है और जिसके नेतृत्व करता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। फिर किसान सभा की बात करें तो किसान सभा की बात करें तो प्रथम प्रयास 1922 से 23 में मुंगेर में किया गया था शाह महमूद के द्वारा और यहाँ श्रीकृष्ण सिंह इनके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर यहाँ के सचिव थे। और 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ये औपचारिक था लेकिन सबको पता था कि मेले में किसान ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई थी और उस समय इसके सचिव कृष्ण सिंह थे। और दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा होता है और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद के साथ 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में फिर से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है और इसके सचिव NG रंगाराव जी थे। और यहीं पे
कुछ प्रमुख किसान नेता और कार्यक्षेत्र की बात करें तो इस सब भी शामिल थे। स्वामी विद्यानंद दरभंगा मधुबनी से रिलेटेड थे। और सहजानंद सरस्वती की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड किसान, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। आगे खिलाफत आंदोलन बिहार की बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो है इसके नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली और शौकत अली थे और पटना में से हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की जाती है। और बिहार में नेतृत्वकर्ता खिलाफत आंदोलन के कौन थे, तो आपको बस याद रखना है हसन इमाम। और खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन मुस्तफा कलाम पाशा द्वारा खिलाफत पद को समाप्त करने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाता है। और फाइनली असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में होता है। और नवंबर 1920 में शाहबाद में नसबंदी का यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट होता है। और इस दरमियान जो असहयोग आंदोलन के दरमियान ही राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और उसके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दिया था। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था और उस समय इसके कुलाधिपति मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद थे। और 30 सितंबर 1921 ईस्वी को महजरूल ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक न्यूज़पेपर स्टार्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम किसने एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, तो महजरूल हक के द्वारा। और इसका पहला न्यूज़पेपर दी मदरलैंड था। और 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है और उसी दिन भूख हड़ताल देखने को मिलता है। और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। और यहीं पे राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की बात करें तो सबसे पहला आपका स्वराज पार्टी और बिहार के बात करेंगे तो यहाँ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य था विधायिका में लेजिस्लेचर में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1930 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने करते हैं और स्वराज पार्टी के प्रथम श्री नारायण सिंह थे और सचिव अब्दुल अवाड़ी जी थे। और साइमन कमीशन की यहाँ पे बात की जाए तो साइमन कमीशन भारत में तो आगमन होता है इसका 1928 में मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार को जांच के हेतु, लेकिन बिहार में इसका जो आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को यह पटना आया था। और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और यहीं पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका जो है संगठन में जो है गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनापुरी जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन बनाते हैं। और इसका प्रमुख से जो है जेपी नारायण को दिया जाता है और फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। और पटना में अंजुम इस्लामिया हॉल के बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की जाती है। आगे अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करते हैं गांधी जी। और यहाँ पे करो बाबू जो कि जो है ये आपके गिरिवर धारी चौधरी सम्मिलित थे और उसका नाम कारो बाबू या मैथिली बाबू के नाम से जाना जाता है, गिरिवर धारी को। मैथिली गांधी किसे कहते थे, गिरिवर धारी को। और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारा जिला में नमक मिट्टी से नमक बना के किया, नमकीन मिट्टी से। और यहीं पे जो है 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है और जिसका अध्यक्ष सर अली इमाम है। और फाइनली अगर हम बात करें, फाइनली चौकीदार कर यहाँ पे बंद करने का आंदोलन होता है। और 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर बिहार विधानसभा होता है 1937 में। इसमें 107 कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं सीट पर और 98 सीट पर विजयी होता है। फिर भी उनकी सरकार नहीं बनती है। सरकार जो बनती है इंडिपेंडेंस पार्टी की बनती है, जो कि उस समय के जो है राज्यपाल ने जो सबसे पहला जो राज्यपाल है वो मोहम्मद यूनिस था। बाद में जो है बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है वो 1 अप्रैल 1937 को गठित होता है। और मोहम्मद यूनुस ने इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री जो है बन जाते हैं। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और बाद में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं
और राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पे चुने जाते हैं। और फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए और कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने का विरोध में जो है कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित सरकार जो है 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे देता है। और यहीं पे व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में आपका आचार्य विनोबा भावे को चुना जाता है और दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण जी को चुना जाता है और उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को, गया में गौरी शंकर और शिलाब में श्याम नारायण सिंह। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन बिहार 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट की जाती है और गांधी जी ने यहीं पे करो और मरो का नारा दिया जाता है और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को कैद करके जेल में बांकीपुर जेल में भेज दिया जाता है। और 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराता है और पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें कि 7 स्टूडेंट शहीद हो जाते हैं, जो कि उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश कुमार झा और आपका ये राजेंद्र सिंह है, राम गोविंद है, देवीपद है और जगपति है। और इसी की याद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक आपको देखने को मिलता है पटना में। और बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने इसका शिलान्यास किया था और औपचारिक अनावरण देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह ने अंग्रेजों को चकमा देते हुए झंडा फहराने का कार्य किया था सचिवालय पे। और 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना पर क्या होता है, मुख्य हड़ताल होता है और यहीं पे एक नया संघ उभर के आता है जिसका नाम है आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता जो होता है उसके संस्थापक JP नारायण हैं और साथ साथ में उन्होंने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा जाता है। और 9 नवंबर 1942 की दीपावली की रात BPSC का ये क्वेश्चन है, 5 साथियों के साथ रामानंद मिश्र, सूरज नारायण योगेंद्र, गुलाबी और शालिग्राम के साथ जो आपके JP जी भाग जाते हैं। और यहीं पे उसके बाद जो आज़ाद दस्ता की स्थापना की जाती है और उसमें छापा मार और अग्निशस्त्र चलाने के लिए शिक्षा दी जाती है और जिसके निर्देशक सरदार नित्यानंद को बनाया जाता है। और आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पे सौंपा जाता है। और इसी दरमियान भारत छोड़ो आंदोलन के ही दरमियान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से ट्रेन चलाया और बिहार के सीलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी था, पहले इसका नाम पटना लॉज था, बाद में से गांधी मैदान रखा गया। और पृथक बिहार राज्य का गठन की बात करें तो यहाँ पे श्री सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना बिहार टाइम्स बिहार समाचार में बिहार टाइम्स के मुख्य संस्थापक जो था वो महेश नारायण था। 1908 में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन होता है और बिहार प्रदेश कांग्रेस के कमेटी का प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम था। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली और ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के बीच में बंगाल का गठन का मन किया। बिहार से जुड़े अन्य आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था 1937 में। उसके बाद आदिवासी महासभा का गठन 1938 में होता और इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन था। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद फौज में शामिल होती है और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने की शिक्षा दी। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कोलकाता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और पटना विश्वविद्यालय शंकर नारायण द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ पे इतिहासकार घटना एक क्रम में आप देख सकते हैं, इसको याद कर रख लीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपको ये जो है वर्ड्स और उससे रिलेटेड मुख्य घटनाएं आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। आपको जैसे याद हो लेकिन आपको ये चीज़ें रखनी ही चाहिए। तो मिलते हैं गाइस बिहार स्पेशल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।